नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका नए चिंतन में। भारतवर्ष में लोकसभा के चुनावों के समापन में केवल 13 दिन रह गए हैं। 1 जून को चुनाव समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो देश की जनता और भारतवासी बहुत समझदार है और अपना बुरा भला सोच सकते हैं। फिर भी एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि भारत ने 2014 के बाद मोदी सरकार में किन किन उपलब्धियों को हासिल किया है, ताकि विश्व गुरु बनते भारत की स्पीड पर ब्रेक ना लगे और आप एक ऐसा नेता और एक ऐसी पार्टी का चुनाव कर सके जो भारत की विकास की गाड़ी के एक्सेलरेटर को जोर से दबाए रखे, ताकि भारत हाइपरसोनिक स्पीड से विकास कर सके। हम पिछले 10 साल की विकास गाथा को 3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मोदी सरकार में कैसे हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। हिंदुस्तान ने मोदी सरकार आने के बाद 2014 से 2024 की अवधि के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था में अद्भुत विकास देखा है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, जो अब 5वें स्थान पर है। भारत ने कई आर्थिक महाशक्तियों को पछाड़ दिया है, जिसमें से यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील प्रमुख है। यही नहीं, पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अरे कोई नहीं है टक्कर में, कपास मत खा जाना दही के चक्कर में। जो ग्रेट ब्रिटेन भारत पर 90 साल राज करके गया और भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट करके भारत को गहरी दरिद्रता और गरीबी में झोंक करके गया, उसके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की आंखें आज फिर से भारत के उदय को देखकर चौंधिया गई हैं। जल्द ही इंडिया हो सकता है इसी साल जापान और जर्मनी को पछाड़ के तीसरे नंबर पे आ जाए, और अभी से भारत ने इन दोनों देशों की मन की शांति छीन ली है। भारत की तरक्की को देखकर जापान और जर्मनी जैसी कंट्री जल भुन रही है कि इंडिया मींस भारत हमसे टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भीख मांगता था, वो भारत हमें ही धोबी पछाड़ दे रहा है। हर एक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए कि जो पश्चिम भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलता था और भारतीयों को घृणा की नजर से देखता था, उस पश्चिम की हर कंट्री भारत के साथ आज सामरिक और आर्थिक संबंध बनाना चाहती है। पहले दूसरे देशों के लोग भारत के लोगों के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे, भारत को एक गंदा और अस्वच्छ देश समझते थे, जबकि भारत सदियों से पश्चिम के उन गोरे लोगों से ज्यादा स्वच्छ थे। देखें, हम सदियों से पानी से अपना पिछवाड़ा धोते आए हैं और फिर हाथों को साफ करते हैं, जबकि पश्चिम के गोरे लोग पिछवाड़ा टॉयलेट पेपर से पूछकर सब कुछ खाना पीना कर लेते हैं। देखें, भारत के प्रधानमंत्री ने कैसे इस विचारधारा को पूरे विश्व में बदला है। आपको गर्व होना चाहिए कि भारत देश को 2014 में ऐसा प्रधानमंत्री मिला, और दुख इस बात का होना चाहिए कि क्यों भारत के लोगों ने इस हीरे को 2014 से पहले नहीं पहचाना। ऐसे ऐसे नेता और सन 500-600 साल में एक बार पैदा होते हैं। आज भारत का गोल्ड रिजर्व 9वें स्थान पर है। वहीं अगर बात करें भारत के व्यापार की बाकी विश्व के साथ, तो आज भारत एक बड़े आयातक से बड़ा निर्यातक बन रहा है। मतलब भारत जो चीजें और माल बाहर से पहले खरीदता था, उसमें से अधिकतर अब भारत में ही बन रही हैं, और उन्हें बनाकर भारत दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है और बेच रहा है। एप्पल आईफोन का बनना भारत में इसका एक उदाहरण है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का व्यापार घाटा सबसे निचले स्तर पर है। आज भारत खुद ही बड़े से बड़े और खतरनाक हथियार बना रहा है। 2014 से पहले तो कांग्रेस एक बंदूक की गोली के लिए भी रूस और फ्रांस जैसे देशों की तरफ देखता था, और इन बंदूक की गोलियों को खरीदने में भी खुला भ्रष्टाचार करती थी, जिसमें से बोफोर्स का करप्शन तो बहुचर्चित है। लेकिन देश को 2014 के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है,
और ये उन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो भारत अपनी जरूरतों का हर हथियार खुद बना रहा है और दूसरे देशों को भी बेच रहा है। भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचने का दावा किया है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से इंडिया की गवर्नमेंट दावा कर रही है, पर इसी महीने खबर आई थी कि इंडिया ने रूस को 34,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं। ये आंकड़ा और बड़ा है। भारत ने रूस और इजराइल को बेचे हथियारों के आंकड़े छिपा लिए हैं। भारत ने काफी बड़ी मात्रा में काफी बड़ी वैल्यू के हथियार बेचे हैं। वहीं जब भारत के अंदर आर्थिक सुधारों और विकास की बात करें तो मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया, जिससे कर प्रणाली को सरल बनाया गया। बहुत से अंग्रेजों के जमाने के छोटे छोटे कर कानूनों को एक करके एक प्रणाली बनाई गई है और काले धन पर लगाम लगाई गई है। अब तो आय तिमाही अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है और सरकार को नई ऊर्जा से भर रहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सके, रक्षा बजट को और बढ़ा सके और गरीब कल्याण की नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है। और जब बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आखिरी तिमाही में 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जीएसटी कलेक्शन 519,000 करोड़ रहा है। और अगर बात करें अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन ने तो पिछले तीनों महीनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रैल के ही महीने में 200,000 करोड़ का ही आंकड़ा पार हो गया है। तो ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत की आर्थिक विकास की दर कितनी तेज है। भारत की जीडीपी ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस एजेंसियों के अनुमानों को ध्वस्त करते हुए 8% या 9% के बीच रहने वाली है। वहीं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स करों से किया है, जो 2022-23 के मुकाबले 18.5% ज्यादा है। अब जब नोटबंदी की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ये फैसला भी आतंकवाद और काले धन पर गहरी चोट कर गया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसको आतंकवाद और काले धन पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना गया। आज जम्मू और कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद दम तोड़ रहा है। भारत का स्वशासित कश्मीर आतंकवाद के इतिहास को भूलकर विकास का नया भविष्य गढ़ रहा है और भारत के कश्मीर के विकास को देखकर पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जाए वाले भारत के हिस्से कश्मीर के लोगों में भी भारत के साथ मिलने की आवाज बुलंद होने लगी है। बस मई से मुसलसल एक एहतजाज चल रहा है। कबल अजीज तकरीबन 10 माह हो गए हम रोडों पर खड़े हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारे वसाइल रियासत जम्मू कश्मीर के उनके ऊपर हमारी जो अवाम है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका हक मलकियत तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत कब्जे वाले भारत के हिस्से कश्मीर में विकास तो है ही नहीं, साथ में विरोध की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीरियों की हत्या की जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों और उनके अधिकारों के हकों को कब्जा कर चीन की झोली में डाल दिया गया है। वह ना ही तो पानी है, ना ही बिजली है, ना ही खाना है और ना ही शिक्षा। नोटबंदी और जीएसटी जैसे निर्णयों ने हो सकता है आम आदमी को थोड़ा सा परेशान किया हो, क्योंकि 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इन्हीं दो निर्णयों को मुद्दा बनाते हुए जनता को बेवकूफ बनाया था और आज विपक्ष के लिए 2024 में ये दोनों मुद्दे कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं,
क्योंकि मोदी सरकार के इन दोनों निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव आज भारत के इकोनॉमिक्स ग्रोथ पर दिख रहा है। जहां जीएसटी कलेक्शन आज हर महीने पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड रच रहा है, वहीं नोटबंदी की वजह से आतंकवाद की चिता जल रही है और कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। देश का वर्तमान प्रधानमंत्री एक तेज तर्रार नेता है जो कठिन निर्णय तेजी से लेने में हिचकिचाता और डरता नहीं, जिसे हरियाणवी में बोलते हैं गोली गेट नेता और प्रधानमंत्री। डिजिटल इंडिया शब्द का कानों में पड़ते ही भारत की डिजिटल क्रांति और इंटरनेट क्रांति का ख्याल सबसे पहले आता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के 3 स्तंभों में से 2 स्तंभ तो यही है। डिजिटल इंडिया की पहल के तहत सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जिससे पारदर्शिता कुशलता से सीधे गरीबों तक लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा मिला है। अब गरीबों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और आज भारत का गरीब मुसद्दी लाल नहीं है जो अपने काम करवाने और अपने हक के लिए हर दफ्तर में जाकर रिश्वत दे। आज भारत का हर गरीब घर बैठे अपना अधिकार प्राप्त कर रहा है और इसके साथ साथ भारत में लेन देन तेज और पारदर्शी हुआ है और लेन देन के डिजिटल ट्रांसफर के कारण पेपर करेंसी का चलन भी कम हुआ है, जिससे पर्यावरण को भी फायदा हुआ है, क्योंकि अब पेपर करेंसी कम प्रिंट हो रही है तो पेड़ भी कम काटे जा रहे हैं और जीव जंतुओं के आशियाने और घर सुरक्षित हैं। वहीं क्लाइमेट चेंज तो आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने ने हर एक जीवन वाले जीव का जीवन आसान किया है, जिसके लिए उनको लख लख बधाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता है जो दूरदर्शी ही नहीं अपने देश के देशवासियों के सामर्थ्य पर भी पूरा विश्वास रखते हैं। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत का सपना देखा था और अपने डिजिटल भारत के विजन को भारतवासियों के सामने रखा था, तो अपने आप को पढ़ा लिखा अर्थशास्त्र का विद्वान बताने वाले कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री को अनपढ़ और गंवार बताते हुए देशवासियों को अनपढ़ और गंवार बताकर डिजिटल इंडिया के सपने को धत्ता बता दिया था और बोला था भारत की अनपढ़ आबादी कैसे डिजिटल लेन देन कर सकती है। पर प्रधानमंत्री वो नेता है जो सपना देखता है और उसको धीरे धीरे बुनता है। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you are present? आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। प्रधानमंत्री ने 2014 से ही इस सपने को बुनने की शुरुआत कर दी थी और इस बुनावट में प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया के एक एक हिस्सों को बुनकर तैयार किया है। सबसे पहले देश में इंटरनेट क्रांति लेकर आए। आज देश का कोना कोना 5G से जुड़ा हुआ है। आज भारत में 75 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, जो भारत की आबादी का 53% हैं। फिर दूसरे हिस्से में देश में टेलीकॉम क्रांति लेकर आए और इंडिया को स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। आज सैकड़ों चाइनीज फोन निर्माता कंपनियां इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत स्मार्टफोन बना रही है। साथ साथ सैमसंग और एप्पल जैसी नामी गिरामी कंपनियां भी भारत में आकर स्मार्टफोन बना रही हैं। साथ साथ देश की ही कंपनीज को भी प्रोत्साहन दिया गया है। आज भारत में 112 करोड़
मोबाइल कनेक्शन है जो भारत की आबादी का 78% है। फिर तीसरे हिस्से में भीम यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग जैसे और मोबाइल बैंकिंग जैसे प्लेटफॉर्म का रिसर्च और विकास किया गया। आज भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम का डंका पूरे विश्व में बोल रहा है। भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की टेक्नोलॉजी के लिए कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। आज भारत में 11,000 करोड़ के लेन देन डिजिटल माध्यम से होते हैं। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने डिजिटल इंडिया के एक एक हिस्से को बुनकर इंडिया के हर नागरिक, चाहे गरीब हो या अमीर, को एक ऐसा डिजिटल सिस्टम दिया है जो पढ़े लिखे कांग्रेस के अर्थशास्त्री सपने में भी नहीं सोच सकते। आज हर गरीब और हर अमीर के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में सस्ता इंटरनेट है और साथ में यूपीआई जैसे ऐप और प्लेटफॉर्म है। आज हर चाय, हर सब्जी वाला, हर छोटा बड़ा कारोबारी और आम आदमी अपना अपना क्यूआर कोड रखता है पेमेंट करने और प्राप्त करने के लिए। ना ही तो कैश रखने का चक्कर, ना ही नगद गिनने का चक्कर, ना ही दिन के दिन उसको बैंक में जमा करवाने का चक्कर। साथ साथ आम आदमी का समय भी बच रहा है। बैंक में नगद जमा करवाने और निकलवाने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा। बिजली और टेलीफोन बिल भुगतान के लिए भी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। 2014 से पहले के आदिमानव और पाषाण युग से इंडिया आज निकला आया है। आज का भारतीय थोड़ा रिलैक्स है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। अब कांग्रेस के पढ़े लिखे अर्थशास्त्र के विद्वानों के लिए एक संदेश हरियाणवी में। नरेंद्र मोदी सरकार ने तो डिजिटल इंडिया का लठ गाड़ दिया, भारत ना पाटे। अब जहां पर मोदी गवर्नमेंट कर कानूनों को सख्ती से लागू कर रही है और करों से ज्यादा आमदनी कर रही है, वहीं मोदी गवर्नमेंट भारत के औद्योगिक विकास के लिए जमकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। जहां पर मोदी गवर्नमेंट ने MSME लोन इन 59 मिनट, मुद्रा योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड for micro and small enterprises, credit link capital subsidy scheme, equity infusion for MSME through fund of funds, credit guarantee scheme for subordinate debit, SIDBI, make in India loan for enterprises, MSME loan scheme by banks जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और इन योजनाओं से माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्योगों को अरबों रुपए से आर्थिक सहायता की है। इन योजनाओं से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण आसानी से और जल्दी मिल जाता है। इन्हीं योजनाओं के कारण भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसकी संख्या है 113। अंत में यही कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में आर्थिक मोर्चे पर मोदी गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं वो गिनी नहीं जा सकती। और इसमें भी यह शामिल है कि कैसे कोरोना से लड़ते हुए और वैश्विक युद्ध की परिस्थितियों में, जहां दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था नकारात्मक चल रही है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वही मोदी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से भारत की आर्थिक तरक्की को ना सिर्फ बनाए रखा है बल्कि उसको सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले चिंतन में, जिसमें हम बात करेंगे कैसे भारत पिछले 10 साल में रक्षा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली शक्ति बना है। अलविदा दोस्तों।